एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग लगातार यूपी ट्रिपल वन दरोगा के जो क्लासेस है कर रहे हैं और आज जो है हमारा टॉपिक नंबर 5 है, जिसे एक ही लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा, चूँकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक लंबा नहीं है। और ये जो बैच चल रहा है आपका जंगली बैच है, जिसका प्राइस रखा गया है मात्र 299। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, सीधे क्लिक करिएगा और 299 का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, उससे आप ऐड हो जाइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां पर आपको समस्त जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसे भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसे भी करवाया जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको साथ साथ दिए जाएंगे। तो फिलहाल आप इस बैच को ज्वाइन कर लें, एक रिचार्ज से कम का जो प्राइस है यहाँ पर रखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5 की। टॉपिक नंबर 5 आपका है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जिसको हम बोल सकते हैं इको सेंसिटिव जोन, यानी शॉर्टकट नेम इसका है ESZ। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहीं पर जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है यानी ESZ जो आपका क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो ये क्षेत्र पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार घोषित किए गए हैं, धारा 3 के अंतर्गत। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं पर आगे बढ़ेंगे। इनको राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में शामिल किया गया था। सभी संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के 10 किलोमीटर के दायरे में जो ये पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र है यानी ESZ स्थापित किया जाता है। तो आपने समझा, जो सभी संरक्षित क्षेत्र हैं, जो सभी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसके बाहर जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है, जैसे मान लीजिए कि वो राष्ट्रीय उद्यान है तो इसके बाहर जो 10 किलोमीटर का चारों तरफ का एरिया है, यही आपका कहलाता है ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन कहलाता है। कहीं कहीं पर एरिया सरकार जो है 10 किलोमीटर से कम भी रख सकती है, 2 से 3 किलोमीटर भी रखती है, लेकिन यहाँ पर जो एक मानक है कि 10 किलोमीटर का एरिया जो है आपका होना चाहिए। और यही जो एरिया है यही आपका कहलाता है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन। शायद आप समझ चुके होंगे। अब जो इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर क्या प्रतिबंधित है, क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो खनन नहीं कर सकते हैं, कीटनाशकों का जो प्रयोग है आप नहीं कर सकते हैं, जैविक खेती आपको यहाँ पर करनी होगी, पेड़ों की जो कटाई होती है इस बीच में आप नहीं कर सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। इसके अलावा क्या क्या प्रतिबंधित नहीं है, तो आप बागवानी कर सकते हैं, आराम से बाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा के जल का संचयन भी कर सकते हैं, जैविक खेती आप कर सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो वैज्ञानिक अनुसंधान है यानी जो वैज्ञानिक शोध हैं वो यहाँ पर ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन में किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं इस इको सेंसिटिव जोन को बनाने के लिए, तो देखिए सबसे पहले चुनौती आती है जो बांध हैं, सड़क हैं, इनके निर्माण से जो ESZ आपका यानी इको सेंसिटिव जोन है वो प्रभावित होता है। मान लीजिए कोई ये नाम का आपका जो है नेशनल पार्क है, जिसके चारों तरफ 10 किलोमीटर के एरिया में जो आपका ESZ है यानी इको सेंसिटिव जोन है, जिसमें कोई भी जो निर्माण है, खनन वगैरह नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए सड़क की पटरी है और ट्रेन की पटरी है और आ रही है, लेकिन अब कोई तरीका नहीं है कि ट्रेन की पटरी को 10 किलोमीटर के बाहर मोड़ा जाए, तो फिर यहीं से हम मोड़ते हैं और सड़क का जो निर्माण है यहीं से कर लेते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं, जो इको सेंसिटिव जोन है उसको प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर के जो सरकार ने एक मानक रखा है, उस मानक के अंतर्गत हम इसको ला नहीं पाते हैं और फिर कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बनते हैं कि हमको जो ट्रेन की पटरियाँ वगैरह होती हैं और जो आपकी ये सड़कें वगैरह होती हैं, उनको हमें जो है इको सेंसिटिव जोन से गुजारना पड़ जाता है। तो ये इसको प्रभावित भी करते हैं और सड़कों के लिए, निर्माण के लिए पेड़ काटे जा सकते हैं, लोगों के आवास जो होते हैं वो भी हटाए जा सकते हैं इस बीच में अगर कहीं पर होते हैं। तो ये सभी जो है चुनौतियाँ यहाँ पर आती हैं इको सेंसिटिव जोन के लिए। कुछ फैक्ट हम बता देते हैं आपको। फैक्ट में याद रखिएगा, सबसे पहले जो इको सेंसिटिव जोन है बन्नेरघट्टा जो नेशनल पार्क है उसको यहाँ पर घोषित किया गया था वर्ष 1974 में। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में क्या फेमस है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने पिछली क्लास में जो राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास ली थी उसमें आपको सब कुछ बता दिया था। आगे बात करेंगे माधव जोगाड़ियल समिति द्वारा पश्चिमी घाट को ESZ में शामिल किया गया था। तो पश्चिमी घाट भी आपका जो है इको सेंसिटिव जोन में शामिल है। लगभग सभी नेशनल पार्क जो है शामिल हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए जो माधव गाडगिल कमेटी बनाई गई थी उसके आधार पर जो पश्चिमी घाट है उसको भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल यहाँ पर किया गया था। और सबसे पहला जो शामिल हुआ था ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन में, तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है जो कि है कर्नाटक में, वो शामिल यहाँ पर किया गया था वर्ष 1974 में।
अब हम बात करेंगे हॉटस्पॉट आपके जो हैं, यानी तप्त जो संवेदनशील क्षेत्र जिनको बोल सकते हैं हिंदी में, वो क्या है। तो हॉटस्पॉट शब्द का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग डॉक्टर रॉमन मेयर्स के द्वारा जो है वर्ष 1988 में किया गया था। डॉक्टर रॉमन मेयर्स के द्वारा वर्ष 1988 में तप्त या संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान यहाँ पर की गई। और ये क्षेत्र वैसे होते हैं जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी जैव विविधता की दृष्टि से ये क्षेत्र जो होते हैं बहुत ही समृद्ध होते हैं, हम कह सकते हैं। आगे हम यहीं पर बात करेंगे भारत में कुल कितने जो है हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो भारत में कुल जो है हॉटस्पॉट वो 4 पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है हिमालय, दूसरा आपका है पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, तीसरा आपका है इंडो बर्मा जिसमें म्यांमार है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस आता है, और चौथा आपका है सुंडालैंड यानी जिसमें जावा सुमात्रा द्वीप यहाँ पर आता है। तो ये क्लास आपकी यहीं तक थी, क्योंकि इससे ज़्यादा इस क्लास में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। हमने अच्छे तरीके से जो कंटेंट है वो कई बुक से लिखा, ऑनलाइन भी सर्च किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैटर कहीं पर उपलब्ध नहीं है। फिलहाल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कराएंगे, वन लाइनर जो क्वेश्चन कराएंगे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको वीडियो में देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे जो है पेड बैच को। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।